नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑलपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि वी आर एमर्जिंग एज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेट्स। हमारा हमेशा से ये एंडेवर रहा है कि हम आपका एज एन इन्वेस्टर कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करें, आपको बताएं कि मार्केट्स में कौन सी अपॉर्चुनिटी है और आपको अच्छे हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर से इंट्रोड्यूस करें। सो आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज मेरे साथ में राधा रमन अग्रवाल जी हैं जो स्वयं एडवाइजर्स के फाउंडर एंड CIO हैं। तो मैं आपको उनके बारे में अभी कुछ बारे में उनके पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनका ओवरऑल 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट में निवेश करने का और ओवरऑल एक्सपीरियंस 25 साल से ऊपर का है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्होंने पहले इनके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल ट्रेजरी हेड की थी और वो एक्सपीरियंस को लाके अदर साइड ऑफ द टेबल नाउ ही हैज़ बिकम द फंड मैनेजर एंड ही इज़ रनिंग एन AIF। अच्छा, AIF में आपको पता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होता है। सो बहुत अच्छे से वो 3 साल से AIF मैनेज कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स आपको पता है कि बहुत ख़राब समय पे इक्विटी मार्केट गया स्पेशली पिछले 2 साल। उसके बाद भी उन्होंने 18 से 20% का कैगर रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे लेवल से अल्फ़ा जनरेट हो रहे हैं। और हमारी एक जो ड्यू डिलिजेंस होती है ऑलपोर्ट की, जिसमें हम एक ऐसी टेस्ट रन करते हैं जिसे हम कहते हैं 3I फ्रेमवर्क, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर की पेडिग्री क्या है, जो व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो क्या है और तीसरी चीज़ देखते हैं कि हाउ कंसिस्टेंट द पोर्टफोलियो मैनेजर इज़, विच मीन्स व्हाट ही इज़ स्पीकिंग एंड व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग इज़ मैचिंग विथ ईच अदर और नॉट। सो ये पोर्टफोलियो का जब हम ऐसी टेस्ट रन करते हैं तो पूरे इंडिया में अगर आप देखते हैं 1250 फंड मैनेजर में से आप बिलीव नहीं करेंगे, मुश्किल से 30-35 पोर्टफोलियो मैनेजर्स उसमें क्वालिफाई होते हैं और राधा रमन अग्रवाल जी उनमें से एक है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वाचिंग दिस। राधा रमन जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू योर ऑफिस and allowing us to do the complete due diligence and then talk to you, and happy that you've agreed to speak to all our investors। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे निवेशकों को बताएं, आपका बैकग्राउंड और आप फंड मैनेजमेंट जो आपने लाइसेंस लिया AIF का, उसके पीछे पर्पस क्या था। सर नमस्कार विकास जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आई थिंक बहुत अच्छा रहा आपसे मिलके और ये भी लगा कि निवेशकों को बताया जाए कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारा किस तरफ रुझान है, मतलब कंपनी हमारे क्या कर रही है। तो सबसे पहले मैं सोम के बारे में बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। सो मेरा बैकग्राउंड एक रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सेंट जेवियर्स कैलकाटा से पढ़ के एशियन पेंट्स और पिडिलाइट जैसी कंपनियों में मैंने काम किया, मल्टीपल फाइनेंस के रोल्स हैंडल किए और फिर ये फंड हमने चालू किया सितंबर 2023, जहाँ पे हम अपना पैसा और क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते हैं। तो हमारा फैमिली ऑफिस भी इसी में इन्वेस्टेड है। तो मेरा स्किन इन द गेम बहुत हाई है इसमें। तो हमारे खुद के पैसे लगे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली मैनेजिंग पब्लिक मनी बट ऑल्सो मैनेजिंग और ओन मनी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। सेकेंड, जो एक्सपीरियंस हमने गैदर किया है कंपनी को समझने का, कंपनी को रन करने का, उस एक्सपीरियंस को कैसे हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ कंपनीज, टू आइडेंटिफाई विनर्स फॉर अस एंड इन्वेस्ट इन दोज विनर्स। तो जो कि हमारे 3 साल के ट्रैक में नज़र भी आता है कि हमने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, बीटा क्रिएट किया है। सो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक करता है इन्वेस्टर्स के लिए भी। और हमारा एक गवर्नेंस बहुत हाई रहता है। तो हम अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, पैट पॉजिटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, कॉल सुनते हैं। तो हमारा फोकस फंडामेंटल की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं वो एक हमारा फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फंडामेंटल को बहुत ड्राइव करते हैं और लॉन्ग रन में बिलीव करते हैं। ओके। तो थोड़ा सा आपके पहले बचपन में जाते हैं कि आप यू बॉर्न इन कोलकाता एंड ब्रॉट अप देयर। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में वो जर्नी बताएं, फिर आपका एक्सपीरियंस वर्किंग विद पिडिलाइट एंड एशियन पेंट, और फिर हम फंड मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। सो देखिए, मेरा बॉर्न ब्रॉट अप कैलकाटा है, मारवाड़ी हूँ कलकत्ता से, मदर राजस्थान से हैं, फादर हरियाणा से हैं जी। तो और कैलकाटा बॉर्न हुआ तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन और भी मुंबई रह रहा हूँ तो पूरा भारत कवर किया है। तो बचपन वहाँ सेंट लॉरेंस में पढ़े, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़े जो ईस्ट का नंबर 1 कॉलेज है। काफ़ी कम एज पे मैंने CA कंप्लीट किया, CA में रैंक आया। अच्छा, व्हाट वाज योर एज? 22 साल की उम्र में CA कंप्लीट किया, फिर 23 साल की उम्र में एशियन पेंट्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो इनफैक्ट 22.5 ही था। आपने अर्ली स्टार्ट कर लिया जिंदगी में अर्ली स्टार्ट किया।
तो वहाँ पे देखिए एशियन पेंट्स में मल्टीपल रोल्स किए, दिल्ली में काम किया, कलकत्ता में काम किया, बम्बई में काम किया, मल्टीपल रोल्स हैंडल किए। प्राइमरली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा काम बिजनेस फाइनेंस की तरफ रहा है कि धंधा कैसे रन करना है। सो मोर इन टर्म्स ऑफ रनिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द होल बिजनेस। एंड आप एशियन पेंट समझो ये कंपनी ने 100 टाइम रिटर्न दिया है। सो मोर इन टर्म्स ऑफ जो कंपनी 2,000 करोड़ टॉप लाइन करती थी वो आज 3-3.5 करोड़ पैट करती है। तो कहीं ना कहीं एक जर्नी बहुत फिनोमिनल रही है फॉर द कंपनी। एंड उस जर्नी में अलग अलग रोल्स मैंने हैंडल किए, बिजनेस रन किया, नई ब्रांचें खोली, नए लोगों को हायर किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक व्यू लेके चलते हो, कंपनी में फाइनेंस मैनेज करना है, कंपनी का ऑपरेशंस मैनेज करने हैं। तो वो जर्नी बहुत अच्छी रही, मतलब उसमें सीखने को बहुत मिला। इनफैक्ट मैं जो कुछ हूँ उसी जर्नी के बदौलत हूँ, मतलब आज के दिन वो लर्निंग बहुत अच्छी रही। आई थिंक वही लर्निंग, वही गवर्नेंस हम सेट करते हैं जो अपने सीओ में लेके आए हैं कि भाई हम क्या हम उसके नज़दीक भी जा सकते हैं। तो इट दिस ऑल्सो बिकम्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी। तो कहीं ना कहीं वो एक जर्नी हमको बहुत हेल्प करती है समझने के लिए। उसके बाद शादी हुई 2006 में, 2005 में शादी, 2006 में बच्चा हो गया। तो हमारा अर्ली मैरिज और अर्ली किड भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जल्दी आ गई, तो मैच्योरिटी भी जल्दी आई। मतलब तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि भाई ओवरऑल हमने जब एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ पे कंपनियों में, तो 15 साल का एशियन पेंट्स में, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4.5 साल पिडिलाइट में, तो 20 साल का टोटल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मल्टीपल रोल्स, भारत के बाहर मैं 35 कंपनियां देखता था पिडिलाइट के लिए भी, जहाँ पे जो इंडिया के बाहर सब्सिडरीज हैं, नए एक्विजिशंस देखता था। तो कहीं ना कहीं पूरा एक वैरायटी ऑफ एक्सपोजर है, ऑडिट, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, ट्रेजरी। तो एक 360 डिग्री स्पेक्ट्रम सीखने मिला। हैंड्स ऑन ग्राउंड कंपनियां क्रिएट की हैं, कंपनियां खरीदी हैं, कंपनियां बेची हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आज के दिन को बहुत काम आ रहा है। और वही एक डिफरेंशिएटर, अगर आप देखोगे, एक फंड मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंपनी समझनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। रन करता है जो उसने आगे अपनी ज़िंदगी में खुद चलाई है वो कंपनियाँ, रन की है फाइनेंस। हमने मतलब एक्सेल शीट पे कंपनियाँ नहीं देखी हैं, लाइव देखी है कंपनियाँ इन टर्म्स ऑफ कैसे कंपनियाँ रन हो रही हैं, कैसे उनका ऑपरेशंस होता है, कैसे कंपनी छोटे से बड़ी बनती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा एक छोटा जब पैदा होता है और वहाँ से लेकर जब एक पूरा मैच्योर्ड इंसान बनता है, एक अडल्ट बनता है, वो जो जर्नी होती है उसी तरह कंपनी की जर्नी होती है। कंपनी छोटी होती है, धीरे धीरे सीधे आगे बढ़ती है और एक मैच्योर्ड कंपनी बनती है कहीं ना कहीं, तब शेयर मार्केट में उसको वैल्यूएशन मिलता है। तो आर आइडिया है इसकी भी हम उस चीज़ को समझे, जर्नी को पकड़े और राइट कंपनी में निवेश करें। तो दैट इज बेसिकली द थॉट प्रोसेस। तो कौन से पॉइंट में फिर आपको लगा कि अब कॉर्पोरेट से अब इनफ हो गया और अब मुझे खुद से फंड मैनेजर बनना है और लाइसेंस अप्लाई करना है सेबी में? से देखिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग तो मैं पहले भी करता आया हूँ, मतलब मैंने 16 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना चालू किया। तो पर्सनली तो इक्विटी मार्केट हैज़ बीन क्लोज, हमारी फैमिली इक्विटी मार्केट्स में रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लड में तो इक्विटी थी। बट आप देखो 20 साल जॉब भी किया, समझा। कोविड के टाइम पे कैसा टाइम आया जहाँ पे कहीं ना कहीं लगा कि भाई कोविड के टाइम पे आप घर पे थे, आपको लगा कि भाई आपने लाला जी के लिए बहुत पैसे बनाए, ओनर्स के लिए बहुत पैसे बनाए, नथिंग रॉन्ग। बट कहीं ना कहीं लगा व्हाई डोंट यू क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट आप देखोगे तो वो जो यूरोका मोमेंट होता है वो हुआ कोविड। आप घर में शॉर्ट्स पे बैठे हो, घर पे सोच रहे हो क्या करना है, सडनली आपको लगता है कि अपने क्यों नहीं क्रिएट करते कुछ। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे स्योम नाम भी जो है ये मेरे बेटे और मेरे वाइफ का नाम है। तो श्वेता इज माई वाइफ्स नेम एंड व्योम इज माई सन्स नेम। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी दिल के बहुत करीब है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द कंपनी, बट हमारे लिए ये फैमिली है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बहुत रेजोनेट करता हूँ। इनफैक्ट आई यूज टू वर्क फॉर मोतीलाल ओसवाल, जैसे आप जानते हैं, बहुत क्लोजली रामदेव अग्रवाल जी के साथ में ऑलमोस्ट स्पेंड अबाउट 10 years एट अ सीनियर मैनेजमेंट लेवल। 2020 ड्यूरिंग कोविड मैंने भी ये डिसीजन लिया कि टू काइंड ऑफ लीव मोतीलाल ओसवाल। सो मुझे आज भी याद है 27 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था लॉकडाउन, और 1 मई को हमने कंपनी स्टार्ट करी ऑलपोर्ट। सो आज हमें भी 6 साल हो गया। तो मैं आपसे बिल्कुल रेजोनेट करता हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं कि दैट वाज अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली थिंक थ्रू, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि लाइफ में आगे क्या करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। बहुत अच्छा जानने को मिला है। तो अभी ये बताइए कि अब आते हैं इस आपकी स्ट्रैटेजी में। तो नाउ दैट यू हैव 3 years ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, आप पहले तो सबसे पहले हमारे निवेशकों को ये बताएं कि आप कैसे इन्वेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है और कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, और AIF क्यों लॉन्च किया आपने? PMS भी ला सकते थे। PMS लाइसेंस भी हमारे पास, और हम AIF प्रमोट करते हैं, बिकॉज मेरा पर्सनल पैसा भी सब AIF में है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है AIF की फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हो। आज के देखोगे 3 एरियाज हैं मार्केट में, लोग अनलिस्टेड में लगा सकते हैं, ठीक है, लिस्टेड में लगा सकते हैं। लिस्टेड में भी आप एक कंपनी जो नॉर्मल मार्केट में लगा सकते हो और एक कॉर्पोरेट एक्शन वाली कंपनी में लगा सकते हैं। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जब हम PMS में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं। हम कहीं पे कर पाते हैं, कई चीज़ों में नहीं कर पाते। हालांकि व्हाइट पेपर आ रहा है, जैसे IPO में आप नहीं पार्टिसिपेट, IPO में नहीं कर सकते, वारंट में नहीं कर पाते हैं, कई बार प्रेफरेंशियल इशूज़ में नहीं कर पाते हैं,
तो कई बार आप प्री आईपीओ नहीं ले पाते हैं, प्री आईपीओ नहीं, अच्छी कंपनी है एनएससी है, बहुत बढ़िया कंपनी आप नहीं ले पा रहे हैं पीएमएस में, एंकर इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते, क्यूआईपी नहीं कर पाते, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ। सो ये कहीं ना कहीं दिखा कि भाई हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट क्यों करें, हम खाली लिस्टेड स्पेस में क्यों रहें। एज ए इन्वेस्टर मेरे को हमें ये होना चाहिए कि भाई हमारे पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो एएफ एज ए प्रोडक्ट 2014 में लॉन्च हुआ, आज के दिन रफली 15 लाख करोड़ का कमिटमेंट है एएफ इंडस्ट्री में, काफी बड़ा हुआ है ओवर अ पीरियड टाइम, 25 से 30% केगर पे ग्रो कर रहा है। तो मतलब आने वाले टाइम समय भी लग रहा है कि एएफ काफी ग्रो करेंगे। सो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कर दिया, मेरा अलग रिटर्न आपका अलग रिटर्न, सारे इन्वेस्टर का रिटर्न सेम है। तो कहीं ना कहीं सेबी ने वो ट्रांसपेरेंसी भी लेके आए हैं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है आपका, कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होकर पैसा एक्यूमुलेट होकर इन्वेस्ट होता है। तो पावर ऑफ यूनिटी कम्स इन, पावर ऑफ क्लबिंग कम्स इन, जो एएफ में पॉसिबल हो पाती है। साइज आ पाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 करोड़ इकट्ठा किया तो आप नेगोशिएशन पावर है कंपनी के साथ नेगोशिएट करने का, प्री आईपीओ में डिस्काउंट लेने का, क्यूआईबी में अप्लाई करने का, आईपीओ में अप्लाई करने का। तो एएफ एज अ स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, मच मोर एफिशिएंट, मच मोर डायनामिक एंड फार मोर एजाइल। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी भाई आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको सेबी के दायरे में रहना है, बट विद इन दायरे में आपको इनफ फ्लेक्सिबिलिटीज है। तो आपका मंथली एनएवी है इसमें? मंथली एनएवी ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है, तो कभी भी आप निकाल सकते हो, कभी भी आप जा सकते हो। ओके, सो व्हाट इज द एग्जिट लोड फॉर द फर्स्ट ईयर? 3 ईयर 2%, फर्स्ट ईयर 3%, 2% 1%। बट कहने का मतलब ये कि 3 साल के बाद फ्री है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। दूसरा चीज देखिए, इक्विटी प्रोडक्ट हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि मिनिमम कस्टमर 3 साल रहे, तो कहीं ना कहीं देखिए कस्टमर के लिए 3 साल के वे फ्री है। लेकिन हम ये भी ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी कंपनियां बहुत देखोगे ये लॉक इन कर देती हैं कि आप निकाल ही नहीं सकते 5 साल 7 साल 8 साल। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए अनफ्रेंडली है, निकालना कोई नहीं चाहता है, बट कभी जरूरत पड़ गई तो आप निकाल सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिया है, और आपको उतने पे लगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए दिया, आपका वो 1.5 करोड़ हो गया, आपको 10 लाख की जरूरत है, अब 10 लाख पे पेनल्टी दे रहे हो, आप पूरे 40 पे नहीं दे रहे हो, जितना अमाउंट निकालोगे उस पर खाली आपको एग्जिट लोड लगा, 3 साल वो भी जीरो है। So this is an added advantage for all of us that generally in AIF you have what he rightly said, you have 7-8 years of lock-in, but यहाँ पे this is like an open-ended mutual fund. म्यूचुअल फंड में भी आपको 1 साल का एग्जिट लोड होता है, यहाँ पे 1 के जगह पे 3 साल का एग्जिट लोड है, इतना ही फर्क है। अब आ जाते हैं आपकी फिलोसफी पे, आप बताएं कि कैसे अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं आप, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको परफॉर्मेंस के बारे में इसके बाद पूछता हूँ। सबसे पहले हमारा जो फिलोसफी है वो क्लियर है कि कैपिटल सबसे पहले प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो जो हमारा पैसा लगा है कहीं ना कहीं हमें अच्छी कंपनी में पैसा डालना ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं, और उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ओके, लिस्टेड, अनलिस्टेड और कॉर्पोरेट एक्शन। सो 3 एरिया हमारे हो गए। लिस्टेड में हम मल्टी कैप बनाते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। इसका परसेंटेज क्या होता है? मोटा मोटा देखिए वेरी करता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, बड़ा अगर आप देखोगे लिस्टेड में जाएंगे 30-40% लार्ज कैप, 20-30% मिड कैप एंड देन 20-30% स्मॉल कैप। तो आप देखोगे लार्ज कैप की तरफ रुझान ज़्यादा है, मार्केट जब बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं मे बी मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ा लेते हैं, बट एक रेशियो मेंटेन करते हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, अगेन थोड़ा फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, एज अ फंड मैनेजर वी टेक अ कॉल, बट तीनों में रहता है। ऐसा नहीं मल्टी कैप स्ट्रेटजी लिस्टेड में, आप लिस्टेड में मल्टी कैप स्ट्रेटजी क्लियर, मिड एंड स्मॉल है उसमें। हाँ, बट प्योर मिड एंड स्मॉल नहीं है, लार्ज है इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़े बैंक्स भी रहेंगे, मतलब लार्ज कैप्स। तो हमारे को स्टेबिलिटी इन द पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका बीटा कितना होगा जो सिर्फ लिस्टेड का अगर बात करें तो? बीटा कम है, मतलब इट्स नॉट, या सो इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ ऑपरेटिंग। सेकंड अनलिस्टेड आता है। अनलिस्टेड हम प्राइमरली प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, ग्रोथ आने वाली है, ये तो डीआरएसपी फाइल कर दिया है, डीआरएसपी फाइल करने वाले हैं। हम अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, प्री आईपीओ हम पढ़ते हैं कि समझिए लिस्ट होने वाली है, उससे पहले प्री आईपीओ में आते हैं, ये नहीं करते। हाउ डू यू गेट टू नो दैट? हाँ, सो देखिए हमारे 3 लेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें। एक जितने बड़े मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, अच्छा, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, वो जो आईपीओ करने वाले हैं, जो ऑलरेडी कंपनी से बातचीत कर रहे हैं आईपीओ के लिए, वो हमारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी हमारे इम्पैनल ब्रोकर्स भी हैं ऑफिशियली। एंड देन यू कम्स मर्चेंट बैंकर्स फॉर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एसएमई कंपनी का आईपीओ लेके आते हैं, जो छोटे सेकंड, दैट इज सेकंड लेयर। थर्ड लेयर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं खुद सीए हूँ, तो हमारा एक सीए फ्रेटर्निटी है जो काफ़ी एक्टिव है, तो वो फ्रेटर्निटी से भी अपने को आता है कि भाई हम आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे आती है। एक बार हमें कंपनी का सेट मिल गया, उसके बाद उस कंपनी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही लेते हैं, हम लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। सेकंड, जिनका डीआरएसपी फाइल होने वाला है या डीआरएसपी फाइल होने के नज़दीक है, या हमको दिख रहे विजिबिलिटी 2 से 3 साल में हमको लिस्टिंग मिल जाएगी, हम उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, 2 से 3 महीना, 2 से 3 साल, 2-3 साल। अच्छा, ओके। सो उससे ये फायदा होता है कि भाई हमको जब पता है जब आईपीओ में हमको जो लिस्टिंग जो गेन मिलेंगे, जो सब कंपनी में एक देखिए 2 तरह से ग्रोथ आती है। एक हमारा स्टार्टिंग फेज से ग्रोथ आती है, बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है।
कल कंपनी नहीं चली तो आपको गेन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन डूबने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टार्टअप में रिस्क होता है तो हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। तो हमारा प्री आईपीओ मतलब हो गया कि भाई 2 से 3 साल में कंपनी ऑलरेडी मेच्योर्ड है, अच्छा ब्रांड बन गया, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। 2 से 3 साल में ग्रोथ कैपिटल जब कंपनी को चाहिए कि भाई यहाँ से रनवे पे आगे फ्लाई करने वाले हैं, अपने आईपीओ स्केल जहाँ से स्टे चालू होता है एब्सोल्युटली, कि वहाँ से जो टेक ऑफ करने वाला है, दैट इज वेयर यू कैन। हमको कंपनी को रनवे पे पकड़ना है। ओके, हम कंपनी एस्टेब्लिश मोड में नहीं जाते, मतलब हम ये नहीं जाएंगे कंपनियां चालू हुई है अभी ब्रांड लॉन्च करेंगे, उस स्टेज में हम नहीं जाते, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उसमें, गेन भी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा आइडिया है कि हम उस स्टेज में पकड़ें कंपनी को जहाँ पे टिपिकली इज रेडी टू टेक ऑफ, कि जहाँ ग्रोथ कैपिटल पे आ रहे हैं। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लोर करना चाहूँगा, आपका माइंड रीड करना चाहूँगा। सो आप ये बताएं कि ये इसका यूनिवर्स कितना बड़ा होगा और कैसे आप इस पे ड्यू डिलिजेंस करते हैं प्री आईपीओ लेवल पे? सर देखिए, ये यूनिवर्स काफ़ी बड़ा होगा। आज इंडिया में 6000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज लाखों में हैं। अब उसमें सबसे पहले शॉर्टलिस्ट वो कंपनियां होती है जिनका ऑलरेडी बैंकर से कोई बातचीत चल रही है। दैट मीन्स ऑलरेडी उन्होंने आईपीओज किए हैं, आईपीओ के बारे में बातचीत चल रही है, कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए आईपीओ करने के लिए, क्योंकि आपके लिए इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। घुसना बहुत आसान है, अभिमन्यु का चक्रव्यूह की तरह है, घुसना आसान है, आप कंपनी में निवेश कर सकते हो, लेकिन आप पैसे निकालेंगे कैसे इन्वेस्टर को, तो पैसे निकाल के देने भी वापस। तो कहीं ना कहीं जिनका कंपनी का इंटरेस्ट है बैंकर सर्कल में, जहाँ ऑलरेडी वो आईपीओ की बातें कर रहे हैं बैंकर से, उन्हीं कंपनी में जाना चाहिए। तो यूनिवर्स हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि जो कंपनी का एक्टिव इंटरेस्ट है, कि जहाँ पे उनको आईपीओ लेके ही आना है, उनका आईपीओ में इंटरेस्ट है, दे आर लुकिंग फॉर एन एग्जिट और दे आर गोइंग टू अ पीई फर्म, हम उन्हीं कंपनियों में जाते हैं। हम जो कंपनी जो खाली नॉर्मल ऑपरेट कर रही है, जिनका कैपिटल मार्केट में आने का कोई मन नहीं है, हम उन कंपनी को छोड़ देते हैं। तो इस समय पे अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने एग्जिट लिया आपसे किसी वजह से, 1 करोड़ डाला और निकालना चाहूँ, तो मेरे को रिडेम्पशन कैसे देंगे आप? सर हर एज पर सेबी नॉर्म्स हर 6 महीने में उसको रिवैल्यू करते हैं। 31 मार्च और 30 सितंबर। समझिए आपने 20 अप्रैल को ये रिडीम किया है, समझिए 15 मई को रिडीम किया, तो जो लास्ट एप्लीकेबल वैल्यूएशन रहा होगा वो उसमें एप्लीकेबल होता है। राइट, तो आपको रिडम्पशन भी मिलेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेगा पिछला जो लास्ट गया है। सिर्फ एग्जांपल आप 15 अक्टूबर को करते हो तो 30 सितंबर का। तो फिर वो बाईबैक कौन करेगा पीछे पुराने वैल्यूएशन पे? आप फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे? आपने तो कम नहीं, फंड में हम लिक्विडिटी रखते हैं ना सर। फॉर एग्जांपल क्योंकि फंड लेवल पे काम होता है, तो 5 से 7% फंड में लिक्विडिटी रहती है, तो फंड की लिक्विडिटी से आप पेमेंट कर देते हैं। दूसरा हमने क्या किया, हमने बुक भी ग्रेन्युलर रखी है, किसी एक आदमी का बड़ा पैसा नहीं लेते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि चलो बड़ा आदमी छोड़ के जाए तो हमको दिक्कत आए। तो हमारी बुक्स भी ग्रेन्युलर है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आज हमारे पास 170 से ऊपर इन्वेस्टर्स हैं इसमें, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है हमारे फंड में। तो इफेक्टिवली बेस हमारा बड़ा है, तो उससे ऐसा नहीं होता एक साथ सारे इन्वेस्टर आएंगे और आप भी जाएंगे तो 75% हमारा लिक्विडिटी है, क्योंकि हमारा लिस्टेड ही 75% है। तो अच्छा, लिस्टेड अभी 75%। हाँ, तो अभी हमारा अनलिस्टेड 25% ही है। तो इफेक्टिवली हमारे पास वो लिक्विडिटी नहीं, 75% वहाँ पे है ही, क्योंकि T+1 में बेच सकते हैं लिस्टेड को। राइट, तो लिक्विडिटी का हमारे प्रॉब्लम नहीं है कभी भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ हमने सोच के ही ऑफर किया है। ओके, तो ये जो 25% है, इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है रिटर्न्स की? ऑब्वियसली ये थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होगा, बट देखिए कहीं ना कहीं दोनों हम उसको एक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहते। हमें देखते हैं कि भी एज पोर्टफोलियो बना रहे हैं, कि कई बार हमको यहाँ रिटर्न आएगा, कई बार हमको यहाँ रिटर्न आएगा, कई बार यहाँ आएगा, लेकिन कंबाइंड होकर एज एन इन्वेस्टर मेरा रिटर्न इवन आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने को हेज भी करते हैं कि भाई मार्केट वोलेटाइल है, अनलिस्टेड में उतना इंपैक्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू। कैसे करते हैं आप ये, मतलब सेल द पुट? तो हम निफ्टी के पुट्स खरीद लेते हैं अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपने पिछले 2-3 सालों में ऐसा 1-2 एक्सरसाइज करी? कई बार किया, जैसे एग्जांपल जब बजट के टाइम पे करते हैं, जब वोलेटाइल वॉर के टाइम आता है तो हम निफ्टी के पुट्स खरीदते हैं। तो फिर इसमें कॉस्ट कितना होता है हेजिंग? 1 से 2% का कॉस्ट आता है 2 महीने का हेजिंग के लिए ऑफ द पोर्टफोलियो। अच्छा, आप साल भर का नहीं? नहीं, हम 1 से 2 महीने का हम उस पीरियड में अपने आप को कवर करते हैं। देखिए सर, इंश्योरेंस की तरह है ये, हम पूरे साल का इंश्योरेंस नहीं खरीदते। हमको उस पीरियड में, क्योंकि आप बारिश हो रही तभी आपको छतरी कर लगेगी। आप अगर जैसे मार्केट नॉर्मल है तो आप जाके अननेसेसरी, क्योंकि आपका रिटर्न नहीं छूटेगा। अगर आप 1 से 2% महीने का खाली आप हेजिंग के लिए दे दोगे तो इफेक्टिवली आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप ये बताइए, जब आपने कितने बार, जो 2-3 बार अगर एक्सरसाइज करी, तो डाउन टर्न आपका प्रोटेक्ट हुआ? कितने परसेंटेज से हुआ? मार्च एग्जांपल आप देखोगे, मार्च में हमने जो रिटर्न किया, बाजार 11% गिरा, हम 3-3.5% गिरे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमको वो वोलेटिलिटी को मैनेज कर पाते हैं। अगर आप 2 साल का हमारा ट्रैक भी देखोगे तो टिपिकली दैट ट्रैक इज ऑल्सो इज रिफ्लेक्टिंग दैट सेम थिंग, कि कहीं ना कहीं वी आर एबल टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। तो अगर आप मेरा फर्स्ट सेंटेंस पे जाओगे कि हमको कैपिटल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा रिटर्न कम ज़्यादा ठीक है, लेकिन हमारे पैसे डूबने नहीं चाहिए। अगेन गारंटी नहीं कोई दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू हेज योर पोजिशन विद इट्स इक्विटी प्रोडक्ट। भाई कहीं ना कहीं आप हेज करते हो अपने आप को, एंड यू आर एबल टू लिवरेज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
और इसका जो थर्ड कंपोनेंट है आपने बताया वो क्या है अदर देन अनलिस्टेड और लिस्टेड? सो देखिए थर्ड कंपोनेंट सबसे इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शंस इन आवर टर्म्स। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होता है? कंपनी बायबैक करती है, वारंट्स लेके आती है, प्रेफरेंशियल इश्यूज करती है। अब जैसे एग्जांपल कोई कंपनी के ओपन ऑफर चल रहा है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, वो प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं, आपको रिटर्न थोड़ा कम आता है, लेकिन आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन कंप्लीटली गारंटेड होती है। तो ओपन ऑफर में आपको एज पर सेबी नॉर्म लेना है उसको। सो वी ट्राई टू बेसिकली लुक एट दोज डील्स। मार्केट में हमेशा डील्स अवेलेबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ, बट ये शॉर्ट टर्म होती है लॉन्ग टर्म होती ये 3 से 6 महीने के लिए होती है, 3 से साल भर के लिए होती है? है। ओके, तो ये कितने परसेंटेज ऑफ एलोकेशन? ये 20 से 30% रफली एलोकेशन हम इसमें करते हैं। ओके, 20 से 30%। तो इससे हमारा स्टेबिलिटी भी आती है, रिटर्न्स भी छूटते हैं। ओके, प्लस इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब मार्केट जब खराब होता है तो हम अपना उधर में भी पोर्टफोलियो से निकल के इस तरफ आते ताकि हमारा डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रिटर्न स्लाइटली लेसर देन नॉर्मल थिंग, बट लेकिन उसमें कैपिटल प्रोटेक्शन बिकम्स वेरी हाई। तो आप एक दो हमारे ऑडियंस के लिए एक दो एग्जांपल दे सकते हैं कॉर्पोरेट? अभी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आप देखो, अंबुजा सीमेंट का मर्जर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ विथ ओरिएंट, उसमें एक आर्बिट्राज अवेलेबल है। अभी रिसेंटली देखो, ये प्रीमियम एक्सप्लोजिव्स करके कंपनी है, 698 रुपये में उनका अभी ओपन ऑफर चालू है, बाजार भाव 660 रुपये, तो 5% गारंटेड रिटर्न हो गया आपको। सो क्योंकि आपको 698 में ओपन ऑफर, ऑब्वियसली कितना लगेगा सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस होता है, बट बाय एंड लार्ज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो दिस टाइप एग्जांपल्स हो गया। अभी हमने 10 का QIP पार्टिसिपेट किया, दैट्स पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट एक्शन, तो हमने कुछ 1950 में लिया एज अ QIP। ओके, अभी कुछ 2700 का भाव है। ओके, तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कॉर्पोरेट एक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3। ओके, अब जैसे ब्लिस फार्मा का टिपिकली हमने एक ओपन ऑफर में पार्टी किया, उसमें 300 का ओपन ऑफर था, बट वो प्राइस अभी ऊपर आ गया है। तो एग्जांपल इसमें अपसाइड आपका ही है, डाउन साइड गेट्स प्रोटेक्टेड, वो आपके पास एग्जिट रूट है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर जाएगा तो आपको देना नहीं, आपको आपका बेनिफिट तो आपको ही पूरा। राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कॉम्बिनेशन है कि भाई डाउन साइड आप प्रोटेक्ट हो गया, बिकॉज ओपन ऑफर में तो हम आप दे ही सकते हैं कंपनी को वापस। तो समझिए 9 से 12 महीना चलता है ओपन ऑफर का टाइम, तो आपको 9 से 12 एक पीरियड मिल गया जहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो और आपको रिस्क भी कम हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हमने पोर्टफोलियो में बना दिया। तो इससे क्या हो गया कि हमने लिस्टेड बना दिया मल्टी कैप, एक अनलिस्टेड पोर्टफोलियो बना दिया जिस प्री IPO, एंड तीसरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया कॉर्पोरेट एक्शन। इन तीनों को कंबाइन कर दिया एज अ पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद हेजिंग। अलॉन्ग विथ हेजिंग, तो 4 कंपोनेंट्स। और इससे क्या फायदा होता है कि एज ए इन्वेस्टर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको इक्विटी में पोर्टफोलियो चाहिए, आप इधर आ जाइए और आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको मैनेज नहीं करना 4 जगह की रिस्क, आपने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपका काम अपने आप हो रहा है। राइट। आप 3 से 5 साल का व्यू रख के आए। Yes, yes, बिकॉज yes. आपके प्री IPO में जो आप जर्नी 3 से देख 5 रहे हो साल 3 साल की, तो ये बहुत अनफेयर होगा कि अगर आप 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। मिनिमम 3 साल के व्यू से अगर आ रहे हैं तो आपको अनलिस्टेड की भी जर्नी का फायदा मिलेगा, एब्सोल्युटली, और लिस्टेड का तो जो अवेलेबल है, प्लस कॉर्पोरेट एक्शन। तो मेरा क्वेश्चन ये है राधारमण जी कि इतनी सारी चीज़ें आप अकेले कैसे करते हैं? आपका अलग अलग टीम सेटअप है ये तीनों चारों कंपोनेंट के लिए? सो देखिए सर, ये पूरी टीम गेम है। मेरी वाइफ इसमें इन्वॉल्व है, वो टेक्निकल चार्ट देखती हैं पूरे, हमारे 7 लोग। श्वेता जी, हाँ, वो इन्वॉल्व रहती हैं, पूरा टेक्निकल चार्ट देखती हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट लीड करती हैं। ओके। अनु जो हमारे इधर हेड ऑफ रिसर्च अनमोल दास करके हैं, वो हेड ऑफ रिसर्च है। आई सी। देयर इज अ लेडी कॉल्ड कोमल। सो हमारी टीम पूरी बंदी हुई है, हमारे टेक्निकल चार्ट्स की टीम अलग है। Okay. तो अलग अलग एरियाज में विद इन हम लोग स्टडी करते हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं जो टिपिकली बड़े ब्रोकर्स होते हैं, वो हमको सपोर्ट करते हैं। तो इफेक्टिवली लॉट ऑफ ब्रोकर्स आर सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू म्यूचुअल फंड्स एंड लार्ज हाउसेज। तो हमारा उनसे टाई अप है, तो वो ऑफिशियली हमको रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो हमको एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया ब्रोकर्स का, प्लस हमारी खुद की इन हाउस टीम है। ओके। तो इफेक्टिवली ओवरऑल अब कंपनी में 20 से ऊपर लोग हैं, तो हमारा सारा प्रोसेस इन हाउस है। इनडेक्स हमारा रिसर्च करना, समझना, कंपनी से मिलना, टेक्निकली वी डू आरसेल्स। मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो हमारा आइडिया ये कि हम लोगों से समझें, मिले, मैनेजमेंट को मिल के उनके कॉल सुन के। हमारे पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल है कंपनी में ही। तो द होल आइडिया इज कि हमारा रिसर्च का हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हो सकते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, सारे साधन होने चाहिए, सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, और उस पर हम काम कर पाएँ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मार्केट क्या लगता है? देखिए अब यहाँ से आज भी देखा, आज आपने 23,800 का निफ्टी लेवल टच हुआ है, तो यहाँ से आगे क्या दिखता है मार्केट? सेटली हो सकती है, आंसर इज येस। उसका मैं 200-400 निफ्टी और जा सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट में भी बहुत मंदी नहीं दिखती यहाँ से। अगर आप Q1 के रिजल्ट्स भी देखो जो अभी तक आ गए हैं, मतलब बैंकों के रिजल्ट देखो, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। अब बैंक एक हमेशा एक पैरामीटर होता है कि इकोनॉमी का, कि कैसा इकोनॉमी चल रही है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लोन ग्रोथ। Hello, my name is Vikas Agarwal and I am the founder of Allport. Well, one thing which has come to our knowledge is that some of you are watching the videos, not been able to subscribe to our videos. If you like us, if you like our content, then I would request all of you to please subscribe to our channel.
it will nothing but help our entire team to bring in more quality content for all of you, invite more fund managers, do more interviews and decode the investment recipe. Thank you so much. है। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक देखो, एक्सिस देखो, सारे क्रेडिट बैंक ग्रोथ अच्छा चल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है, इतना नॉर्मल इंडिया में ग्रोथ आती नहीं, वो भी इस साइज के बैंकों में। Agreed. राइट। सेकंड, आप देखो उनके जो जीएनपीएस एनएनपीएस है वो घटते जा रहे हैं। दो चीज़ें हो रही हैं इससे, एक ये दिख रहा है कि भाई लोग लोन डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं और लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। लोग पैसा कब लेते हैं बैंक से? जब उनको बिजनेस की विजिबिलिटी दिख रही है। विजिबिलिटी आगे दिख तो ये कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ एक साइन मैक्रो लेवल पे दिख रहा है। Okay. दूसरा, आप देखो आरबीआई का भी जो स्टेप्स हैं, जो एफसीएनआर का जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, बहुत रुपया इसमें आ रहा है। तो अगर आप देखो कि रुपया भी स्ट्रेंथन होगा अगेंस्ट डॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत सब्सटेंशियल मनी इज कमिंग फ्रॉम एनआरआईज इन दिस सिस्टम। तो इफेक्टिवली आप देखो इकोनॉमी इंडिकेटर्स अब जो हैं, लार्ज इंडिकेटर्स, बैंक का मैंने एग्जाम्पल दिया, ओवरऑल आप जीएसटी कलेक्शन का देखो, कहीं ना कहीं वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग कि ठीक है वॉर हुआ, वॉर की प्रॉब्लम है। क्रूड अगर 90-100 तक भी रहता है, बैलेंस एंड क्रूड 130-140 चला जाए, देखिए वो डिफिकल्ट टाइम्स हो जाएगा इंडिया के लिए, बिकॉज हम नेट इंपोर्टर्स हैं क्रूड के। लेकिन अगर ये क्रूड 90-100 के बीच में रहता है, बाय एंड लार्ज हम वॉर को पीछे छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत अपने को नहीं आएगी बड़ी। आप देखो यूएस के संग अग्रीमेंट हम साइन करने वाले हैं, यूके का ऑलरेडी साइन हो चुका है, इंप्लीमेंटेड है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, यूरोप का हम ऑलरेडी हम प्रोसेस में है, न्यूजीलैंड के संग हो गया है। तो लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ हमारा साइन हो रहा है। तो भारत एज ऑल्टरनेटिव टू चाइना प्लस वन आप बोल दीजिए, चाहे चाइना का ऑल्टरनेटिव बोल दीजिए, एक इमर्ज आउट हो रहा है जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको आने वाला है। और अब देखिए एआई ट्रेड जो वर्ल्ड ग्लोबली चल रहा था, कहीं ना कहीं वो फिजल आउट हो रहा है। तो बैक टू ट्रैक अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी जो उसके सबसे नुकसान हुआ, क्योंकि उनको पैसा यहाँ से निकल गया एफआईज के, वो भी आप देखोगे जुलाई में थोड़ा सा स्टेबल होना दिख रहा है कि बाइंग भी दिखी, प्लस दिखना बंद हो गया। मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक व्यू टर्न के हिसाब से, हाँ, सो वो एक है। तो आप अगर मैक्रो इंडिकेटर्स आप देखोगे तो मैक्रो इंडिकेटर्स इंडिया के लिए पॉजिटिव दिखा रहे हैं, इंस्पायर्ड इन अ टफ क्वार्टर। अगर आप देखोगे तो पूरे क्वार्टर वॉर चला है, काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ, जैसे बजाज ऑटो के नंबर्स आए, एक्सपोर्ट हाईएस्ट रहा, विच इज़ अ रिफ्लेक्शन कि देखिए वर्ल्ड वाइड इंडिया का एक्सेप्टेंस बढ़ते जा रहा है और कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं जो ऑलरेडी आ गए हैं। या इस क्वार्टर में सरप्राइज हुआ है, हाँ, पॉजिटिवली सरप्राइज किया लोगों ने, कंपनियों ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया। आप देखो पॉजिटिविटी अगर आप लोगों से मिलोगे भी तो कोई नेगेटिविटी नहीं है भारत को लेके कि चलो भाई ऐसा कुछ हो गया, कोई तकलीफ है। हालांकि ठीक है, वॉर है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी ग्रोथ दिखती है। हमने 2 साल में पैसा नहीं बनाया है एज अ इकोनॉमी, हमारे निफ्टी का रिटर्न्स नहीं रहे हैं दोनों इमर्जिंग मार्केट में भी अंडर परफॉर्म किया, डेवलप एब्सोल्युटली, इनफैक्ट डेवलप का तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं रिवर्जन हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली, यही लगता है कि भाई अब यहाँ पे एक अपने को अच्छा रुझान लगता है कि भाई आगे जाके मार्केट शुड डू वेल। सेकंड इज फ्रॉम फंडामेंटल, फ्रॉम नंबर पर्सपेक्टिव, अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो गई है। देखिए क्या हो रहा था, मार्केट टूटा भी इसलिए कि अर्निंग्स स्लो हो गई थी, सिंगल डिजिट में ग्रोथ आने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवर रेटेड हो गए, तो मार्केट करेक्ट करते हैं। तो 2 साल मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, एक जगह पे लेके आए। यहाँ से जब अर्निंग्स अपटिक लेना चालू करती हैं, देन मार्केट्स अगेन स्टार्ट मूविंग अप। तो देखिए मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, शेयर मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ नंबर्स। वेल सेड। सो ये नहीं है कि भाई आपके बोलने से चलेगा, वो किसी के बोलने से नहीं चलेगा, वो ईपीएस पे चलता है। तो ईपीएस आना चालू हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है, नंबर्स आने चालू हो रहे हैं। नंबर्स आएंगे मार्केट फॉलो करेगा, नंबर्स नहीं आएंगे मार्केट कुछ नहीं करेगा। देखिए तो पॉजिटिव बात यह है कि नंबर्स दिख रहे हैं, एफआई की सेलिंग रुक गई है, बाइंग शायद बड़ी ना ये हो, लेकिन सेलिंग तो रुक गई है। अभी 3-4 लाख करोड़ रुपए निकल चुका है भारत से, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो कहीं ना कहीं वो जब सेलिंग रुकती है और रिवर्सल अगर ये एआई का ट्रेड घूमता है, सबसे ज़्यादा पैसा भारत में ही आएगा। तो एक पॉजिटिव साइड है। बाकी आप देखोगे फ्रॉम अ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन, ऑल दिस थिंग्स हैव गिवन अ पॉजिटिव साइन इन स्पाइट ऑफ अ टफ क्वार्टर। आप देखोगे नतीजे जो अभी तक आए हैं, बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भी भारत इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है। आप गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज देखो, दे आर गोइंग आफ्टर पॉइंट बाय पॉइंट। मॉनसून भी मोटा मोटा ठीक है, थोड़ा हल्का जो चैलेंज दिख रहे थे कहीं ना कहीं रिकवरिंग, जो शॉर्टफॉल्स वो भी कवर हो रहा है। सो मैक्रो इकोनॉमिक साइड बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि भाई आगे जाके टाइम ठीक रहेगा। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज हो सकती है, आंसर इज यस। उसमें कोई देखिए हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है, मीडियम टर्म वाले इन्वेस्टर, दे डोंट लुकिंग एट मार्केट एट शॉर्ट टर्म। और हिस्टोरिकली देखोगे जब शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज में ही आप जिसने इन्वेस्ट किया है हैज क्रिएटेड मनी इन लॉन्ग रन। क्योंकि जब आप तेजी में बहरोगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा कभी, क्योंकि ऑलरेडी आप पीक पे घुसते हो। आप मौका पैसा कब बनाते हो, जब आप एक अनसर्टेन टाइम में आते हो। दैट्स अ टाइम यू लुक एट इट एंड ट्राई टू मेक मनी। तो दैट्स अ टाइम आई वुड लाइक दैट पीपल शुड लुक एट एंड रीप द बेनिफिट्स। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि आपने गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करी, तो अभी ये एनर्जी सेक्टर यहाँ से कैसा दिख रहा है? बिकॉज
काफ़ी एनर्जी में इतने क्राइसिस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको क्या लगता है, क्या प्लान हो सकता है आगे 4-5 वर्षों में? एनर्जी सेक्टर में देखिए जो ट्रेडिशनल एनर्जीज है, गवर्नमेंट विल फोकस ऑन दोज। फॉर एग्जांपल थर्मल पे वापस आपका रुझान आ रहा है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट चाहती है कि क्रूड से धीरे धीरे हम दूर जाएं। देखिए क्रूड भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन। अगर ये लड़ाई अगर आप देखो तो क्रूड अगर हटा दिया जाए और गैस हटा दिया जाए तो लड़ाई से हमको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होगा, डजंट मैटर, हम कोई और एक्सपोर्ट अपना खोज लेंगे। तो प्रॉब्लम है हमको दो ही चीज़ों की है, पहले क्रूड, दूसरा गैस। अगर उसका अल्टरनेटिव आप देखोगे, भारत ऑलरेडी ट्राई कर रहा है कि हम अपने यहाँ कोई क्रूड खोजें, अंडमान में इधर उधर कहीं जाके अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं। इजी ऑप्शन नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए इजी सोल्यूशन नहीं है इसका। सेकंड सोल्यूशन इज हम स्टोरेज बढ़ाएं, ताकि कोई वॉर हो तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज का स्टोरेज कम है तो उसको इंक्रीज करें। थर्ड इज नॉन कन्वेंशनल कैसे करें। तो आप मेरे से थीम पूछोगे, थीम है इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके। तो अगर आप देखोगे धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहेगी कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे हाथ में है, हमारे पास कोयला है, हम कोयला को जला के ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम चाहें कि हम क्रूड के पास क्यों जाएंगे? अब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के आने वाले टाइमों में इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत बड़ा रुझान रहेगा। वो चाहेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स, क्रूड को कम करिए यूसेज को, जो चाइना ने किया। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं रुझान, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, सोलर पावर, ये इस टाइप की जो थीम्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये थीम्स गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आप देखोगे नेक्स्ट बजट में, नेक्स्ट टाइम पे, आने वाले टाइम पे ये देखिए कि भाई गवर्नमेंट चाहती है क्रूड को हम कम कर दें, गैस को कम कर दें, और जो इंडिया में हम कर सकते हैं हम उसको प्रमोट करें ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और हमारा वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी कम हो। अदरवाइज हमको क्या फर्क पड़ता है, आप लड़े ईरान और यूएस, हमको क्या फर्क पड़ता है बताइए? एज अ कंट्री हम उस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सो टिपिकली कल आपका थोड़ा नॉर्थ इम्पैक्ट तो ये हो रहा है, हमको इम्पैक्ट एक ही है आज के दिन। ठीक बात है। हमारा इम्पैक्ट इज वेरी क्लियरली। तो आपको लगता है न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काफ़ी काम होना है? हो सकता है, लेकिन देखिए लिस्टेड स्पेस में बहुत ज़्यादा अपने ऑप्शंस अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मतलब देखिए हमारे कहीं ना कहीं हम तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भाई हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल हमारे पास है, कन्वेंशनल है। तो आपको ये सेक्टर बहुत सेक्टर अच्छा लगता, सेक्टर इज गुड। और ये देखिए गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन देश के लिए। आज अदरवाइज हमको क्या डर है? आज ये मार्केट में जो नर्वस होते हैं, इसलिए नर्वस होते हैं कि भाई भारत के पास एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड का ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम धीरे धीरे उस क्रूड का ऑल्टरनेटिव अगर बना लेंगे फिर हमें कोई डर नहीं है। एज अ कंट्री हमको कंजम्पशन से, हमारे पास खुद का कंजम्पशन है, खुद का प्रोडक्शन है, और एक्सपोर्ट करने के लिए बाकी दुनिया हमारी तरफ भी देख रही है। अभी भाई चाइना +1 में कहीं ना कहीं हमारा नंबर लग रहा है कि भाई चाइना इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, क्या है भारत दे सकता है हमको। तो ये जो हमारा पॉजिटिव व्यू बन रहा है, दैट इज़ हेल्पिंग अस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एनर्जी का हमको ध्यान रखना है, वो हम करेंगे। और देखिए क्रूड अगर 90 के आसपास ओवर डाउन करता है तो इंडिया इज सॉर्टेड। इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। अवेलेबिलिटी देखिए कहीं ना कहीं रशिया से भी अवेलेबिलिटी आ रही है, ईरान खुद सप्लाई कर रहा है, आगे पीछे देखिए पानी अपना रास्ता खोज लेता है। उसी तरह है कि उनको भी माल बेचना है। देखिए ऐसा नहीं आपको खाली खरीदना है, उन कंट्रीज को भी माल भेजा दो, उनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है, उनके पास और कोई चॉइस नहीं, उनके पास वही है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई एज अ कंट्री हम उस चीज़ को मिस आउट कर रहे हैं, एंड कैन वी गो टू दैट एक्सटेंट। बट देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखो यहाँ पे इंडिया थोड़ा रेशनिंग हुई, लेकिन कभी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि भाई काम ठप पड़ गया हो, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हो। वर्ल्ड वाइड काफ़ी जगह प्रॉब्लम आई, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम ये वो चालू किया, लॉकडाउन हुए, लेकिन भारत में और बड़ी आबादी है, 150 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर टू मैनेज। बट आज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उसको मैनेज करने का, और आगे भी करे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई दिक्कतें आई, मतलब इन टर्म्स ऑफ देखिए शॉर्ट टर्म थोड़ा अब्रेशन रहा, थोड़ी रैशनिंग हुई, बट इट हैज़ बिन मैनेज वेरी वेल इन लॉन्ग रन। एंड कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट के दिमाग में अभी एनर्जी सिक्योरिटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी वेरी बिग थीम। मतलब इलेक्ट्रिक कार्स, आप देखो गवर्नमेंट चाहेगी कि क्रूड हम कम करते जाएं, कि क्रूड का कैसे कंजम्पशन भारत में कम हो, इंपोर्ट बिल डिपेंडेंसी कम हो। तो वो एक बहुत बड़ा थीम इमर्ज आउट होगा। Great. With that, we'd like to conclude this session. Thank you so much for giving us your valuable time. And in case you have any more question with regards to funds or anything, either please reach out to our team at contact@allportfunds.com and book an appointment. And if you wish to meet him, then probably you can put a request and we'll schedule your meeting there. Thank you so much once again for giving us your patient hearing. Thank you.